90% से ज्यादा बच्चा इन 4 गलतियों की वजह से अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता। वहीं टॉपर इन 4 गलतियों के ऊपर काम करता है और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के अंदर अपना सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपकी गलतियां क्या है, बल्कि आप किस तरह से उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं, कैसे अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो भाई सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी नीचे कमेंट करके अपने ड्रीम मार्क्स जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े। टेलीग्राम में आपको सभी तरह के नोट्स मिल जाएंगे, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो गया या फिर आपको किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और वहीं पर पूरे तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ी गलती हमारी है क्या। बच्चों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? वो जाते हैं, जाकर के टेस्ट देते हैं और अपने स्कोर को चेक करके एक साइड में क्वेश्चन पेपर को रख देते हैं। और शायद यही एक वो कॉमन मिस्टेक है जो एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर के बीच में फर्क लेकर आता है। क्योंकि टॉपर क्या करता है पता है आपको? वो सबसे पहले अपने स्कोर को तो चेक करता ही है, साथ ही साथ वो एरर एनालिसिस जरूर करता है और एक नोटबुक बनाता है जिसे बोलता है वो एरर नोटबुक। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग टेस्ट पेपर देने जाते होंगे, नो डाउट। आप लोग गए, जाकर के पेपर देकर आए, आने के बाद आप लोगों ने अपने स्कोर को चेक करा और साथ में पेपर को रख दिया कि भाई मेरे तो 200 नंबर आ रहे हैं ना, मैं अपनी कौन सी गलतियां देखूं, कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई करूं। अब 720 में से अगर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं तो देखो सोचने वाली बात है। 720 में से 200 नंबर लाने के बाद बच्चे को ये लगता है कि भाई मेरी तो गलतियां ही है ना, तभी मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। शायद यही उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। क्योंकि अब एक टॉपर क्या करेगा? आपको क्या लगता है हर एक टॉपर के स्टार्टिंग में ही 670 मार्क्स आ जाते हैं क्या? जब आप किसी बच्चे की स्टोरी सुनते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई मेरे पहले 300 मार्क्स थे, फिर बढ़कर के धीरे धीरे वो 650 प्लस पे पहुंचे हैं। अब इस 300 से 650 का जो सफर है वो एकदम तो आया नहीं होगा, उस बच्चे ने एफर्ट किया होगा। अब हम बात करते हैं वो कौन से एफर्ट है। देखो भाई आप लोग पेपर देकर आओ, वेरी गुड, आप अपने स्कोर को चेक करो। स्कोर चेक करने के बाद ना एरर एनालिसिस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने ले लिया, तो आप जब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन को करते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि शायद लॉज ऑफ मोशन ही चैप्टर मुझे नहीं आता, लेकिन रियलिटी ये है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार फंस रहे हैं। तो आपको उस टॉपिक को ठीक करना है, टॉपिक ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर ठीक हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपने क्या करा, स्कोर चेक करा, छोड़ दिया, आपने एरर एनालिसिस को स्किप करा, जिसकी वजह से वो मिस्टेक वापस से सेम होगी और आपकी जो इंप्रूवमेंट है यहां पर तो फिर भी स्लो लिखा है, मेरे ख्याल से तो इंप्रूवमेंट होगी भी नहीं। अब देखो अगली बात करते हैं कैसे टेस्ट को एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपकी गलतियां बता दी। मैं मानकर चलता हूं कि एक एवरेज बच्चा है जिसके मार्क 200 आ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर आप 720 में से 200 नंबर लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्कोर बहुत कम है। शायद आपके घर वाले या आपको भी खुद भी फील होगा कि मैं अभी बहुत ज्यादा लो ग्रेड पर हूं, लेकिन चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यार हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन कितने थे। मेरे पास टोटल क्वेश्चन है 180। अब 180 में से मुझे पता है कि 45 मेरे पास फिजिक्स के क्वेश्चन है, 45 मेरे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और रिमेनिंग बचे हुए 90 क्वेश्चन मेरे पास बायो के, मतलब 50% स्कोर मेरा बायो लेकर बैठा है। तो मैं पेपर देखने के बाद ना सबसे पहले ये देखूंगा मेरे करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए, मतलब कितने क्वेश्चन मैंने सही टिक करे। अब उसमें 2 कैटेगरी हो सकती है, हो सकता है कि आपने किसी में तुक्का लगाया हो या हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं एक नोटबुक के अंदर एक पेज बनाऊंगा और उस पेज के अंदर सारी चीजें मेंशन करूंगा। मान लेते हैं कि आज मैं मॉक टेस्ट 1 देकर आया और मेरे जो मार्क्स रहे वो 200 आए आउट ऑफ 720। मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैंने देखा कि मुझे एनालिसिस करना है तो वो किस तरीके से होगा। मैंने करेक्ट ऑप्शन देखे, जितने भी मेरे करेक्ट आंसर थे वो सब मैंने एक जगह पर नोट डाउन किए। उसमें भी मैंने 2 कैटेगरी बना ली, एक तो वो जहां पर मैंने तुक्का लगाया था, एक जो मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। फिर मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए। अब गलत होने के पीछे भी काफी सारे चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है आपने इंग्लिश ठीक से ना पढ़ी हो सकता है कोई वर्डिंग ऐसा रह गया हो या कोई वर्डिंग ऐसी रह गई हो जो आप समझ ना पाए हो। उसके बाद आपने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, आपने सही और गलत को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हुए आपको अपना रीजन पता चल गया कि भाई गलती कहां पर हो रही है। आपने उन टॉपिक को नोट डाउन कर लिया, जितने भी गलत थे ना आपके क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन के आपने टॉपिक को नोट डाउन करा और आपने एक जगह पर नोट डाउन करके उसे नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपने लिए प्रिपेयर कर लिया। आपने बहुत अच्छे से उस पर इंप्रूवमेंट किया। अब आप एक बात बताओ, भले ही आपके 200 नंबर आए हों, लेकिन आपने जब उसे इंप्रूव किया तो क्या आपने अपना अगला मॉक भी सुधार लिया? ऑब्वियस सी बात है, एक टॉपर यही करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे आपकी कोई वीकनेस है ना, उसे स्ट्रेंथ में कवर कर लो।
अब वो कैसे पॉसिबल है? अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर मॉक दें, टेस्ट दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट से दूर भागते हैं। उन्हें ये लगता है भाई अगर मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में कम नंबर आ गए, मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा। ये सब नहीं करना। अपने कॉन्सेप्ट को ना पर्टिकुलर टाइम पर रिवाइज करो, क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक को 4 बार रिवाइज नहीं कर लेते तब तक वो टॉपिक आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ठीक है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और मैं तो ये बोलता हूं कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के 3 सही तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन के बाद आप लोगों को दूसरा करना होता है मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग तीसरे पे आते हैं भाई टफ क्वेश्चन पर। और ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर फिजिक्स की। यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोग केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे। और बायो के अंदर तो आप जानते हैं या तो आपको क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता। उसके बाद अपनी एरर नोटबुक को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। जब भी आप अगला मॉक देने जाएं अपनी एरर नोटबुक को जरूर देख लें, जहां पर आपने ये मेंशन करा था कि कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए। जब आप दोबारा टेस्ट देने जाएंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आज आपके 200 मार्क्स थे, नो डाउट नेक्स्ट टेस्ट में आपके 300 के आसपास मार्क्स रहेंगे। इजीली आपने 100 मार्क इंक्रीज किए। सोचो आप फिर उसके बाद अगला टेस्ट देंगे, वो धीरे धीरे बढ़कर के 400, 500 और कभी ऐसा जरूर होगा जब आप 600 मार्क्स को क्रॉस कर जाएंगे। अब अगली बात आती है कि भाई रिवीजन कैसे हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले आपको ये लगता होगा कि यार मैं ना टॉपिक को भूल जाता हूं। क्या ये सारे बच्चों के साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूं कि भाई किसी भी टॉपिक को भूल जाना एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर आप किसी टीचर से भी बात करेंगे ना, और अगर आप उससे ये सुन लें कि मैंने 2-3 महीने से किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने टॉपिक को भूल चुका होगा। तो किसी भी चीज को भूलना एक बहुत नॉर्मल चीज है। सबसे पहले अपने साइकोलॉजी में इस चीज को फिट कर लीजिए। अब आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा। आपने यूजुअली सुना होगा कि भाई अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और अगर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं बायो की, तो आपको 8 से 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा इसलिए बोला जाता है जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना ही ज्यादा क्लियर होगा और आपको चीजें उतनी ही अच्छी समझ में आएंगी। धीरे 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 आप जब उसे रिवाइज करेंगे ना, तो आपका दिमाग उसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होता है। अगर हमारे साथ कोई बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, तो हमारा दिमाग उसे कहीं ना कहीं सेव कर लेता है। आप बिल्कुल एंड मोमेंट तक भी, आप चाहे बुढ़ापे की स्टेज में भी आ जाएंगे ना, तब भी आपको वो अपना प्यारा इंसिडेंट याद रहेगा। इसी तरीके से आपकी स्टडी होती है। जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। फिर आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो रिकॉल कर पाएंगे और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई कि कैसे हम सारे ऑप्शन को समझ सकते हैं। एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 180। भाई 180 क्वेश्चन हमारे पास है। हर एक क्वेश्चन के हमारे पास हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब बात मुझे और बताइए आप लोग कि जैसे मैं बात करता हूं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने देखा कि भाई मेरे पास ना ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, मेरे पास बी गलत था, सी गलत था, डी गलत था। ठीक है, मैं आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो मेरे पास एक क्वेश्चन करेक्ट था वो तो उस क्वेश्चन के रिलेवेंट था ना, तभी तो ए ऑप्शन सही हुआ। लेकिन जो बी, सी, डी ये क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब ये किसी और टॉपिक के क्वेश्चन हुए। तो आपको ना इन टॉपिक पर भी ध्यान देना है कि भाई अगर बी ऑप्शन मेरा गलत है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, सी ऑप्शन अगर गलत है तो उसका रीजन क्या है, डी ऑप्शन अगर गलत है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अब अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मैं सच बोल रहा हूं, आप सिर्फ एक क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। और एक टॉपर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। उसके बाद आप ध्यान रखना कि डेली टास्क बनाओ, आपको डेली टाइम टेबल नहीं बनाना। अब यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब ना मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, बढ़िया मोटिवेशन मिल गया मेरे को, तो मजा ही आ गया। गलत है। आप कितने दिन पढ़ लेंगे बताओ? आप 1 दिन पढ़ लोगे, आप 2 दिन पढ़ लोगे, आप 3 दिन पढ़ लोगे, लेकिन उससे ज्यादा आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग है, बॉडी है, थक जाएगा, कुछ बात हो जाएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया ना भाई, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है अगर एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं 10 टॉपिक कर सकता हूं। 10 में से मैंने कहा कि भाई 5 टॉपिक तो मैं करूंगा बायो के, और यहां पर 3 टॉपिक करूंगा मैं फिजिक्स के, या 5 और 3 8 रख लिए मैंने, ठीक है, और 2 टॉपिक मैंने रखे केमिस्ट्री के। तो अब मैंने ये नोटिस किया, अब मैं अपने सोने से पहले, यानी कि अपने बेड टाइम से पहले, मैं एक चीज ध्यान रखूंगा कि सोने से पहले मेरे सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए। यही होता है डेली टास्क। अब सोचो, आपने जितना टॉपिक सोचा उतने आपने अगर कवर अप कर लिया तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना करना होता है। आपको लगता है कि भाई कल कोई मेहमान आने वाले हैं, या फिर हमें कल कहीं जाना पड़ सकता है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो आपको 10 टॉपिक करने की जरूरत नहीं है ना। आपको 10 टॉपिक करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ गिनती के 3 टॉपिक निकाल लो और उन्हें पढ़ लो सुबह, खत्म।
या पूरे दिन में सिर्फ 3 टॉपिक कर लो, 4 टॉपिक कर लो, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपके माइंड को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि भाई मुझे सिर्फ 3 टॉपिक या 4 टॉपिक करने हैं। ईजिली आप उसे कर लेंगे, उसके बाद पूरा दिन आपका फ्री, आप एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज ना तो आप एंजॉय कर पाएंगे, ना ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्लॉक को चेज नहीं करना, आपको अपने डेली टास्क को चेज करना है, अपने डेली टास्क को कंप्लीट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और आप देखेंगे कि डे बाय डे आप इंप्रूव होते जा रहे हैं। अपने कंप्लीशन पर फोकस रखना, टाइमिंग पर नहीं। एक टॉपिक चाहे 3 घंटे में हो, 4 घंटे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो नो डाउट आप लोग बहुत इजीली 200 मार्क्स से 650 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। ये कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है।